हेलो दोस्त, सभी को नमस्कार। हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी बातों का अलग अलग तरह से उल्लेख किया जा रहा है और तरह तरह के वीडियोज़ बना करके उनको अपलोड किया जा रहा है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी आई जिसमें आप उसका ऐसा करेंगे तो ऐसा चमत्कार हो जाएगा, वैसा करेंगे ये चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं था, जैसा कि इसको अंधविश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ये एक ऐसा धर्म है जो एक महासागर की तरह है जिसमें सब कुछ समा जाता है। और जैसे एक महासागर में से हम असंख्य रत्न निकल सकते हैं, न जाने इसी प्रकार कितनी ही ज्ञान राशियाँ इस हिंदू सनातन धर्म से बाहर निकलती हैं। परंतु समय के भटकाव के साथ साथ आज की हमारी पीढ़ी इसके वास्तविक स्वरूप से दूर होगी। उसका मूल कारण ये रहा कि हम वास्तव में अपने ही साहित्य का सही ढंग से अध्ययन नहीं करते, किसी कारण से नहीं कर पा रहे। इसके पीछे मैं बहुत पीछे से नहीं बल्कि नज़दीक के इतिहास से, जब हम हमारे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत स्थापित हुई, उसी समय से छोटा सा इतिहास आपके सामने दो बातें रखूँगा और उन दो बातों के बाद फिर हिंदू सनातन धर्म की जो वास्तव में इसके दर्शन और इसका चिंतन है उसके विषय पे कुछ बातें करूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब 1610 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आगमन हुई और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे भारतीय भूभाग पे अपना नियंत्रण करना शुरू किया। उसके बाद सन 1767 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांट ब्रिटेन से भारत के भ्रमण पर आए थे और उन्होंने भारत का भ्रमण करने के बाद सभी चीज़ों का अपने ढंग से आकलन और अध्ययन करने के उपरांत ये निष्कर्ष दिया कि भारतीय लोगों को आपने केवल शारीरिक आधार पे गुलाम बनाया है, उनको मानसिक आधार पे गुलाम नहीं बनाया है। यानी भारत के लोग गुलाम होने के बावजूद भी मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं, अपने धर्म, अपने रीति रिवाज और अपनी संस्कृति का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। इनको अपने धर्म और संस्कृति से तो हटा करके और फिर आप इनको अपने साथ अपनी संस्कृति में जोड़ें, तब जाके ये स्थायी रूप से आपके गुलाम बन पाएंगे। इसी आधार पे ये घोषणा हुई कि हम अलग अलग जगहों पे इंग्लिश माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से अपने स्कूल और कॉलेज खोलेंगे और उसमें पढ़े लिखे बच्चों को सरकारी महकमों में अच्छे पदों पर नौकरियां देंगे। उस समय पे जितने भी संपन्न लोग थे उन्होंने तुरंत अपने बच्चों का दाखिला मुंबई और कोलकाता, जो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले गए थे, उसमें दिलवा दिया। साथ साथ ये दुष्प्रचार भी किया गया कि हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं और जैसी इसकी तुम्हारी संस्कृति है, ये सब कोरा अंधविश्वास है, इसमें सत्यता का कोई पुट नहीं है। और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय भाषाओं को, पिछड़े हुए की भाषा, अनाड़ी लोगों की भाषा, इस प्रकार से दुष्प्रचारित किया कि लोगों के मन में इन भाषाओं के प्रति स्वयं ही एक तरह की दुराव पैदा हो और उन्होंने अपनी भाषा थोपनी शुरू कर दी। भाषा क्यों थोपी? क्योंकि भाषा और संस्कृति का आपस में गहरा संबंध होता है। इसी कारण लोग जो संस्कृत और हिंदी से दूर होते गए और अंग्रेजी को अपनाते गए, वो अंग्रेज़ों की ही संस्कृति में रंगते चले। कालांतर में जब लॉर्ड मैकाले ने भारत का भ्रमण किया और उन्होंने भारत भ्रमण करने के उपरांत भारत की शिक्षा पद्धति का अध्ययन करके ब्रिटेन की संसद में उस समय जो बयान दिए और जो कुछ उनसे सवाल पूछे गए, उसमें ये भी पूछा गया कि भारत में शिक्षा पद्धति क्या है। तो उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा पद्धति बहुत ही सुव्यवस्थित है। जब पूछा गया कितने लोग शिक्षित हैं, तो उन्होंने कहा 100% लोग वहाँ पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। जब उनसे पूछा गया शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, तो उन्होंने कहा कि आश्रमों के माध्यम से शिक्षाएं चलती हैं। आश्रम का संचालक कौन करता है? आश्रम का संचालन एक प्रधान आचार्य करता है और उसके अधीन जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो अध्ययनरत रहते हैं
जो बड़ी क्लास के विद्यार्थी हैं छोटी क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए और बड़ी क्लास के विद्यार्थियों को स्वयं आचार्य उनका अध्ययन करवाते हैं और इस प्रकार पूरे समाज के सभी लोग पूर्णतः पढ़े लिखे होते हैं। तब उन्होंने पूछा कि फिर हम अपनी भाषा अपनी संस्कृति को कैसे लाएं? तो उन्होंने पूछा इसके लिए तो भाई कोई अलग से सोचना पड़ेगा तरीका। जब अलग सोचना पड़ेगा तब वहाँ पे निर्णय लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि ये घोषणा कर दी जाए जो इन गुरुकुलों में आश्रमों में अध्ययन करते हैं उनको शिक्षित नहीं माना जाएगा और उनको पढ़ा लिखा न माने जाने के कारण कहीं पर भी सरकारी महकमों में जॉब नहीं दिया जाएगा। और ये घोषणा होने के बाद पूरा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान एक ही घोषणा के साथ रातों रात अनपढ़ देश हो गया। और बाद में जो इनके स्कूल खुले और इन स्कूलों में जो इन्होंने अध्ययन करवाया उसके आधार पर जब शिक्षाएं चली, आज कह रहे हैं भारत सिर्फ 68% शिक्षित लोगों का है। शिक्षा है क्या? अब लॉर्ड मैकाले ने जो उस समय परिभाषा दी वो आज की शिक्षा के साथ कहीं मैच नहीं करती। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का इस तरह बौद्धिक विकास किया जाए कि वो स्वयं फिर परिवार समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक बन सके, यानी इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति बना दिए जाए। ये संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लॉर्ड मैकाले पद्धति से पढ़े हुए आज लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने ही सारे देश में भ्रष्टाचार फैला करके इस देश को विषम परिस्थिति में ला के खड़ा कर दिया। नहीं तो ये देश पहले की तरह सोने की चिड़िया होता और पूर्णतः समृद्ध होता, परंतु ये चीज़ चल निकली। चल निकलने के बाद हम ये भी मानते आए हैं कि पुराने समय के जो आचार्य होते थे वो अपने हर शिष्य की, स्कूल में पढ़ने वाले हर शिष्य की बौद्धिक अक्षमता को जानते थे। उन्होंने जो लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत में कहीं पर भी पढ़ाई में ये चीज़ का विभाजन किया ही नहीं गया, वो किसी भी विद्यार्थी की बुद्धि को इस प्रकार 3 भागों में विभक्त करते थे। उन्होंने ये पाया अपने अध्ययन से कि विद्यार्थी जितने भी हों उनमें 3 ही प्रकार की बुद्धि हो सकती है। पहली होती है चरम बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जिसमें जब छेद करो, जितने समय तक छेद करने वाला कोई औजार उस चमड़े के अंदर घुसा हुआ है तो छेद रहेगा, निकालते ही वो बंद हो जाएगा। यानी जब तक किसी बच्चे को आप अपने सामने बैठा के रटाओगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, वो बढ़िया लिखता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो आपसे अलग हटेगा वो सब भूल जाएगा, उसे कुछ स्मरण नहीं रहेगा। ये चरम बुद्धि के लोग होते हैं। दूसरे होते हैं काष्टक बुद्धि के लोग, यानी ऐसे बच्चे जिनको आप एक जैसे लकड़ी के अंदर कोई आदमी छेद कर देता है कारपेंटर, और वो छेद उससे अपने आप से ना घटता है ना बढ़ता है। यानी जब किसी बच्चे को आप कुछ पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, वो उसको उतना बड़ा अच्छे ढंग से याद रखेगा और परफेक्टली उसमें उतना सब चीज़ों के जवाब देगा, परंतु वो आगे अपना कोई चिंतन नहीं कर पाएगा। तीसरे होते हैं तैलीय बुद्धि के लोग। जिस प्रकार तेल की एक बूंद किसी ज़मीन पे, कपड़े पे या कहीं भी गिरने के बाद जितने एरिया में गिरी है उससे आगे आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और वो अपनी नमी को हर जगह पे फैलाती जाएगी। इस प्रकार तैलीय बुद्धि के बच्चे जब उन्हें थोड़ा भी पढ़ाया जाएगा, वो अपने चिंतन से, अपने मनन से सभी चीज़ों को करते हुए और अपने ज्ञान को आगे 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 बढ़ाते जाते हैं। और ऐसे ही बच्चों को वो छांट के जानने के बाद आगे के लिए आचार्य नियुक्त करने से लेके और समाज के अन्य दायित्वों तक सौंपने के लिए संस्तुति किया करते। इस प्रकार से हमारा समाज बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चलता था। परंतु अब हमारा जो जीवन पद्धति थी, हमारे जो ग्रंथ थे, इस वर्तमान शिक्षा पद्धति में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं, जबकि उन्हीं ग्रंथों को बड़े कायल रहे हैं अंग्रेज़, बड़े कायल रहे हैं मुस्लिम शासक जो बाहर से आए, और वो उनको साथ भी लेके गए, उनका अपनी भाषाओं में अनुवाद भी करके लेके गए। और हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में एक ये गलतफहमी का बीज बो गए कि हिंदू संस्कृति में जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी परंपराएं हैं और जो ये संस्कृति है, इसमें जो प्रथा चली हुई है,
ये सब कोरा अंधविश्वास है और आधे से ज़्यादा आदमी इस मिथ्या और भ्रामक प्रचार के शिकार हो करके इस समृद्ध संस्कृति से अलग से विमुख से हो गए। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने, उस वक़्त की संसद में कुछ समय बाद यह मांग उठी कि भारत के सभी स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। और उस समय कुछ सांसद महोदयों ने संसद में ही इसका मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि अच्छा है ये शिक्षा दी जाए, क्योंकि योग करने वाले स्वयं आसमान से उड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और उन्हें किराया तक भी नहीं चुकाना पड़ेगा। इससे भद्दा मजाक इस विद्या का नहीं हो सकता था। यानी हमारी इतनी मति भ्रम है कि हम हमारे मनीषियों द्वारा शोध किए हुए और इतने प्रामाणिक ज्ञान की वास्तविकता को भी हम नहीं समझ पाए थे और उसका भी कोरा मजाक ही उड़ाने में लगे हुए थे। बाद में आपके सामने की बात है, जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, इन्होंने जब यूएनओ में प्रस्ताव रखा और योग को विश्व के 177 देशों को समर्थन मिला और ये योग 21 जून योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। यानी एक ऐसी विद्या जिसे विदेशी हमसे पहले पहचान गए और हमारा समाज वहीं का वहीं बैठा हुआ आज योग योग चिल्ला रहा है, जो कह रहा है योग बहुत बढ़िया चीज़ है और योग हमें करना चाहिए। यही हैरान कर देने वाली बात है, जब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या आपके सामने थी और आपके ही पूर्वज उसके उत्प्रेरक रहे, प्रेरणादायी रहे, उसके शोध करता रहे, उसी को आप नहीं पहचाने। परंतु मैं आपके समक्ष ये दो बातें रखते हुए, दो चार बातें रखते हुए उस मूल चीज़ की तरफ आना चाहता हूँ जो वास्तव में चल रही है, और इसके लिए मैं क्रमवार एक वीडियोज़ अपलोड करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। अगला वीडियोज़ भारत के शास्त्रों में जो जीवन के सिद्धांत और लक्ष्य निर्धारित किए गए और जीवन जीने का जो मार्ग बताया गया उसके विषय में बात करूँगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।